किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने एक चीज महसूस की होगी कि कई बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें उसके आंसर्स तो पता होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनके ऑप्शंस पे जाते हैं, उनके जो चॉइसेस पढ़ते हैं, चॉइसेस पढ़ने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम फिर ये गेस नहीं कर पाते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। इंग्लिश वोकेबलरी में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स का सामना आपका होता होगा जिसमें वर्ड्स एक दूसरे से काफी मिलते जुलते दिखाई देते हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो वोकेबलरी में हम पढ़ते आए हैं लेकिन उनको क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए नहीं देखा होगा, उन वर्ड की लिस्ट बोर्ड पर आप लिखी देख रहे हैं। आज हम उन वर्ड्स का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, उनका मीनिंग जानेंगे और उनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, साथ में ये भी सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मिर्जा दिलशाद बेग एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद मिर्जा सर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब देखिए, इस सीरीज में मैंने 3 वर्ड एक साथ लिखे हैं। ये तीनों ही वर्ड एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ में किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये जो तीनों वर्ड आप देखेंगे, इनके हम तीनों की मीनिंग्स का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इन तीनों में एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या डिफरेंसेस हैं, या दोनों या तीनों में क्या कॉमनिटीज हैं। तो पहला वर्ड है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ये जो PH है यहां पे फा साउंड है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर हु हैज स्पेशलाइजेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीजेस। आंख से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, आंख से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, उन सभी बीमारियों के लिए हमें अगर किसी प्रैक्टिशनर के पास जाना होता है, किसी डॉक्टर के पास जाना होता है, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है, तो हम सबसे पहले कंसल्ट करते हैं इसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक डिग्री होल्डर डॉक्टर होता है। ये हमें ना सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन हमें दे सकता है, बल्कि ये एक सर्जन भी होता है। आंख से रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज होती हैं, चाहे वो कैटरेक्ट की हो या फिर ग्लूकोमा से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो, किसी भी तरीके की अगर आई डिजीज है, तो वो सारे ही हैंडल करने के लिए ये सक्षम होता है। तो ये एक डॉक्टर होता है जो पूरा कंप्लीटली डिग्री होल्डर होता है। अब वही दूसरी तरफ अगर बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो इस वर्ड को पढ़ा जाता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर नहीं होता है, प्रैक्टिशनर भी नहीं होता है, ये दवाइयां भी नहीं लिख सकता और ये किसी भी तरह की सर्जरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिग्री होल्डर डॉक्टर नहीं होता है। वो सारे काम कर सकता है जो एक डॉक्टर कर सकता है, लेकिन ये सर्जरी नहीं कर सकता है, दवा नहीं लिख सकता है, या किसी को अपना प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता है। बाकी ये ऑप्टोमेट्रिस्ट किसी का आई विजन चेक कर सकता है, किसी की आंख की जांच कर सकता है, और आंख की जांच करने के साथ साथ ये किसी को ग्लासेस के लिए रेकमेंड कर सकता है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट आंखों को टेस्ट तो कर सकता है, उसका विजन चेक कर सकता है, उसके लिए ग्लासेस रेफर कर सकता है, तो वो ग्लासेस तो ये डिसाइड कर सकता है, रेकमेंड कर सकता है, लेकिन किसी भी तरीके की सर्जरी नहीं कर सकता, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता, बिकॉज ही इज नॉट अ डॉक्टर एट ऑल। अब देखिए, थर्ड वर्ड आता है ऑप्टिशियन। ये इन दोनों से ही अलग होता है। ऑप्टिशियन स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं है, डिग्री होल्डर भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टोमेट्रिस्ट के विजन टेस्ट के बेसिस पे ये ग्लासेस को ग्राइंड करता है, कट करता है, फिट करता है स्पेक्टेकल्स में, और फिर ये पेशेंट को हैंड ओवर कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट और फिर लास्ट में ऑप्टिशियन वर्ड आपने पढ़ा। जब भी एग्जाम में आई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप देखिएगा कि ऑप्शन में ये तीनों ही वर्ड दे दिए जाते हैं। ये तीनों ही वर्ड देने का मकसद भी यही होता है कि किसी ना किसी तरह से आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अगर आपने इन तीनों ही वर्ड के मीनिंग ठीक से जान लिए, तो आप यकीन मानिए आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 4। अब इस कैटेगरी में मैंने 2 वर्ड रखे हैं, क्योंकि जब चॉइसेस में डाले जाते हैं तो ये दोनों वर्ड मिलते जुलते होने की वजह से साथ में दिए जाते हैं। पहला वर्ड है पेडेस्ट्रियन और दूसरे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है
पीडियाट्रिशियन। अब देखिए, सुनने में भी काफी मिलते जुलते हैं और लिखने में भी काफी मिलते जुलते हैं, तो यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पेडेस्ट्रियन उस व्यक्ति को कहते हैं जो पद यात्रा करता है, वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है, वन हु डज नॉट राइड और डज नॉट ड्राइव अ व्हीकल, जो किसी वाहन की सवारी नहीं करता है, साइकिल की सवारी भी नहीं करता है, वो हमेशा पैदल चलता है, पद यात्री होता है। वो पैदल चलने वाले व्यक्ति को ही हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीडियाट्रिशियन जो वर्ड है, अ पीडियाट्रिशियन इज अ डॉक्टर or a specialist who has specialization in child diseases. पीडियाट्रिशियन उस डॉक्टर को कहते हैं जो बच्चों में होने वाले रोगों को ठीक करता है। इसको आप हिंदी में बाल रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं, या फिर बाल रोग चिकित्सक भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको शिशु रोग चिकित्सक कह सकते हैं, या शिशु रोग विशेषज्ञ भी कह सकते हैं। तो ये हमेशा बच्चों का ही ट्रीटमेंट करता है। हो सकता है आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि ये डॉक्टर किस उम्र तक के बच्चों का ट्रीटमेंट कर सकता है। जो किशोरावस्था तक बच्चे होते हैं, 18 या 19 ईयर्स तक की एज के, उन बच्चों को ये पीडियाट्रिशियन जो है, इसको राइट होता है उनको क्योर करने का, उनका ट्रीटमेंट करने का। हालांकि यूके में ये एज जो है 18 ईयर्स है, और यूएस में 21 ईयर्स तक के बच्चों को डॉक्टर जो है वो देख सकता है, जो पीडियाट्रिशियन होता है, और कई बार 25 तक भी देख लेते हैं। नहीं देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड लिस्ट में 3 वर्ड मैंने रखे हैं। पहला है कार्डियोग्राम, दूसरा है कार्डियोग्राफ, और तीसरा है कार्डमम। चूंकि तीनों मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने इनको तीनों को साथ में रखा है। पहला वर्ड है कार्डियोग्राम। आपने ईसीजी का नाम जरूर सुना होगा। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम किसी भी व्यक्ति के हार्ट के अंदर होने वाली जो मसल एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करती है। अगर वो मसल एक्टिविटी नॉर्मल होती है तो ये नॉर्मल रिकॉर्ड शो कर देती है। अगर मसल एक्टिविटी में किसी भी तरीके का वेरिएशन होता है तो ये कार्डियोग्राम ही उस वेरिएशन को हमें राइटिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है। हमारे लिए तो इसको समझना या सीखना मुश्किल है, लेकिन हाँ, मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स जो हैं दे कैन इजिली रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। और दूसरा वर्ड देखिएगा, यह है कार्डियोग्राफ। अब कार्डियोग्राफ इसी कार्डियोग्राम से कनेक्टेड वर्ड है, इसी से मिलता जुलता वर्ड है। हार्ट के अंदर होने वाली जितनी भी मसल एक्टिविटीज को जो रिकॉर्ड करने वाली मशीन होती है या जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी मशीन या इंस्ट्रूमेंट को हम कार्डियोग्राफ के नाम से जानते हैं। और इसी लिस्ट का जो थर्ड वर्ड है दैट इज कार्डमम। कार्डमम इट्स वेरी कॉमन, वेरी इजी वर्ड। ये इसको हिंदी में कहते हैं इलायची, स्पाइस या मसालों में आता है कार्डमम। नाउ द नेक्स्ट इज नंबर 9, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, और इसके नीचे वर्ड है एटिमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एटिमोलॉजी। अब देखिए बहुत सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी। देखिए एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जो कीट पतंगों का अध्ययन होता है वो हम एंटोमोलॉजी के अंदर ही करते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी कॉमन, ये बायोलॉजी से ये टर्म आया है। नेक्स्ट देखिएगा एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी, अब ये जो एटिमोलॉजी वर्ड है ये भी स्टडी होती है। हर वो वर्ड स्टडी होती है जिसमें लॉजी लग जाता है, LOGY। लॉजी का मीनिंग ही स्टडी होता है। तो देखिए एटिमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड द डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति तथा उससे होने वाले नए शब्दों का अध्ययन जो है वो हम एटिमोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं। कोई भी वर्ड जब हम सीखते हैं हमारे जहन में 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले तो उस वर्ड को देखकर हमारे मन में आता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड, यानी इस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, ओरिजिन क्या है, आया कहां से ये वर्ड। जब हम ये जान लेते हैं कि ये कहां से आया, हो सकता है ये ग्रीक से आया हो, लैटिन से आया हो, जर्मन से आया हो, हिब्रू से आया हो, फ्रेंच से आया हो, या किसी भी भाषा से आया हो, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे मेरी निगाह जाती है कि इस वर्ड की स्पेलिंग क्या है।
स्पेलिंग को अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद उस वर्ड का नंबर 3 जो हम एनालिसिस करते हैं वो कहलाता है प्रोनाउंसिएशन, कि हाउ टू प्रोनाउंस दिस पर्टिकुलर वर्ड, कि इस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाए। और जब आप प्रोनाउंसिएशन भी उसका समझ लेते हो या देख लेते हो, तब 4th नंबर पर आता है उसके मीनिंग पे। फिर आप प्रोनाउंसिएशन करने के बाद उसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हो, व्हाट पर्टिकुलर मीनिंग दिस वर्ड पजेस, कि इस वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द यूसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, यानी उस शब्द का यूसेज क्या है, उसको सेंटेंस में यूज कैसे किया जाए। उस वर्ड को एनालिसिस इन 5 तरीके से नहीं करेंगे, आप यकीन मानिए उस वर्ड को आप पूरी तरह से ना सीख सकते हैं, ना समझ सकते हैं और ना ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 10, एस्ट्रोनॉमी। इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन एस्ट्रोनॉमी ही है, इसको एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ा जाता है। बहुत सारे लोग इसको एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का होता है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी को अगर हम हिंदी में बोलें तो ये कहलाता है खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र क्या होता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स एंड द सन एंड द मून। जितने भी ये जो आकाशीय पिंड हैं, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? एस्ट्रोनॉमी में ही करते हैं। इसको हिंदी में खगोल शास्त्र कहते हैं। वही दूसरा वर्ड जो यहां पे आपको दिया है दैट इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, अब मैंने बोला लॉजी वर्ड जिसमें लग जाएगा वो स्टडी कहलाता है। द स्टडी ऑफ द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स विच रिलेट्स टू द ह्यूमन इवेंट्स। हिंदी में कहते हैं इसको नक्षत्र विज्ञान, यानी कि मनुष्यों के भविष्य को जब हम ग्रह और तारों के साथ में रिलेट करके बताने लगते हैं तो वो विषय जो है, वो सब्जेक्ट जो है, वो एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट बन जाता है। और ज्योतिष शास्त्र जो है वो इसी एस्ट्रोलॉजी पे ही आधारित है, इसी पे ही बेस्ड है। तो ये भी एक साइंस का ही सब्जेक्ट है, ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इस सीरीज का नेक्स्ट वर्ड है इमिनेंट, और नेक्स्ट वर्ड मैंने दिया है एमिनेंट। बहुत ही मामूली सा फर्क आपको देखने को मिल रहा होगा। इस वर्ड को हम इमिनेंट कह रहे हैं क्योंकि ये आई से स्टार्ट हुआ है, और इस वर्ड को हम एमिनेंट कह रहे हैं क्योंकि ये ई से स्टार्ट हुआ है। और स्पेलिंग में इसके अलावा एक डिफरेंस आपको और दिखाई दे रहा होगा, यहां पर डबल एम का यूज हुआ है इमिनेंट में, जबकि एमिनेंट में सिंगल एम का यूज हुआ है। तो हमें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी वर्ड में, उन 5 एलिमेंट्स पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो एमिनेंट और इमिनेंट, इन 2 वर्ड के मीनिंग जानते हैं। इमिनेंट क्या होता है? व्हाट इज इमिनेंट? इमिनेंट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं अवश्यम भावी, अप्रोचिंग, वेरी नियर, वेरी क्लोज, एट हैंड, इम्पेंडिंग। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध, नोटेबल, सेलिब्रेटेड, प्री एमिनेंट, स्टीम्ड, रिनाउंड। ये सारे ही सिनोनिम्स जो मैंने बताए हैं वो एमिनेंट के ही हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज एन एमिनेंट राइटर। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन एमिनेंट पोइट। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है एमिग्रेट, और उसी कैटेगरी का दूसरा वर्ड है इमिग्रेट। तो इन वर्ड्स को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए पहला वर्ड है जैसे एमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब होता है कि अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल डाउन इन अब्रॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपना मुल्क, अपना देश, अपना वतन छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूसरे देश में जाकर बसता है, तो उसको हम एमिग्रेट कहते हैं। वहीं अगर इमिग्रेट की बात अगर करें तो इमिग्रेट का मतलब होता है अ पर्सन हु सेटल डाउन अब्रॉड आफ्टर लीविंग हिज ओन कंट्री, यानी कि वो व्यक्ति जो विदेश में आकर बस जाता है अपना मुल्क या अपना वतन छोड़ने के बाद। तो साथियों, अब ये इस तरीके से तो हमें याद रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सी डेफिनेशन एमिग्रेट की है और कौन सी डेफिनेशन इमिग्रेट की है।
तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में पहले कौन सा लेटर आता है, ई या आई? जाहिर है पहले ई ही आता है। इन दोनों में से सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है वो होती है अपना वतन छोड़ने की, और उसके बाद जाके बसने की कहीं दूसरी देश में, दूसरे मुल्क में। तो देखिए जो ई से स्टार्ट हुआ है, जो यानी कि अल्फाबेट में जो लेटर पहले आ रहा है, जिस लेटर से पहले वर्ड शुरू हो रहा है एमिग्रेट से, तो हम वो काम का मतलब हुआ, तो उस वर्ड का मतलब ये हुआ कि वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल डाउन इन अब्रॉड। इसका मतलब वो वर्ड एमिग्रेट हो जाएगा, क्योंकि पहले वतन छोड़ने का काम किया गया, पहले मुल्क को छोड़ा गया। और फिर देखिए उसके बाद में जो लेटर आता है अल्फाबेट में वो है आई, इमिग्रेट। इमिग्रेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो परमानेंटली सेटल हो गया है अब्रॉड जाके, अपने देश को, अपने मुल्क को छोड़कर, तो उसके लिए आ जाएगा इमिग्रेट, क्योंकि ये एक्टिविटी बाद में हुई है, लेटर भी बाद में आया है। तो ऐसे आप रिलेट करके इस वर्ड को याद कर सकते हैं। एक बात और याद रखिए, एमिग्रेट और इमिग्रेट ये दोनों तो वर्ब हैं, इनको एज ए वर्ब यूज करते हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं वर्ड्स को नाउन बनाएंगे तो ये वर्ड हो जाएगा एमिग्रेंट, EMIGRANT, तब ये एमिग्रेंट हो जाएगा। और ये वर्ड हो जाएगा इमिग्रेंट, IMMIGRANT। फैसिलिटेट और फेलिसिटेट, तो फैसिलिटेट वर्ड जो है ये एक वर्ब फॉर्म में दिया गया है, और अगर आप इसको नाउन फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये वर्ड आपके अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ये वर्ड का नाउन फॉर्म होता है फैसिलिटी, फैसिलिटी कहते हैं सुविधा को, और फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को सुविधा प्रदान करना, किसी के लिए सुविधा बनाना, उसको कोई उसका किसी काम को आसानी पैदा करना, दैट इज फैसिलिटेट। वहीं दूसरी तरफ जो वर्ड है वो है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट वर्ड जो है इसका मतलब होता है टू कॉन्ग्रेचुलेट समबडी, टू ग्रीट समबडी, किसी को बधाई देना, किसी को मुबारकबाद देना, उसके लिए आता है वर्ड फेलिसिटेट। और अगर इस वर्ड का हम नाउन बनाएंगे तो हो जाएगा फेलिसिटेशन। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है इरप्शन एंड इरप्शन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन स्पेलिंग का डिफरेंस आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। जब हम इरप्शन बोल रहे हैं तो इसमें ई से स्टार्ट हो रहा है और आर भी सिंगल है, लेकिन इरप्शन बोलने पर यह वर्ड आई से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो आर है वो डबल है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी में आपने ये टर्म जरूर पढ़ा होगा, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक विस्फोट, वॉल्केनो से बनने वाला जो लावा होता है उसी को हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। लेकिन ये जो नीचे इरप्शन दिया हुआ है IRRUPTION, इस इरप्शन का मतलब होता है अ वायलेंट एंट्री, यानी हिंसात्मक प्रवेश। आप इसको इन्वेजन भी कह सकते हो, इंट्रूजन भी कह सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आक्रमण करना, हमला करना, अचानक कहीं घुस आना, जबरदस्ती एंट्री कर लेना हिंसक रूप से, दैट इज कॉल्ड इरप्शन। नेक्स्ट देखिएगा इनॉक्यूलेट एंड इनॉक्यूअस। देखिए इनॉक्यूलेट में आप देखिए सिंगल एन है, जबकि इनॉक्यूअस में यहां पर डबल एन है। तो जो सिंगल एन है, जो इनॉक्यूलेट पढ़ा जा रहा है, उसका मतलब होता है टू वैक्सीनेट, यानी कि टीकाकरण करना, टू इम्यूनाइज, किसी को इम्यूनाइज करना, टू इंजेक्ट, किसी को इंजेक्शन के माध्यम से दवा पहुंचाना। जैब भी एक वर्ड होता है, JAB, उसका मतलब भी सुई लगाना, इंजेक्शन लगाना, टीकाकरण करना, उस सेंस में आता है इनॉक्यूलेट। और दूसरा वर्ड है इनॉक्यूअस, INNOCUOUS। इनॉक्यूअस का मीनिंग होता है हार्मलेस, और हिंदी में इसको बोल सकते हो अहानिकर, यानी कि किसी को नुकसान ना पहुंचाना, नॉट इंटेंडेड टू ऑफेंड और अपसेट समबडी, यानी आपका इरादा किसी को ऑफेंड करने का या किसी को अपसेट करने का बिल्कुल भी नहीं था। एन इनॉक्यूअस कॉमेंट या एन इनॉक्यूअस रिमार्क। नेक्स्ट देखिएगा ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिएट, ये दोनों वर्ड भी काफी कंफ्यूज कर देते हैं। कभी कभी फिलअप्स में ही डाले जाते हैं तो सेंटेंस के हिसाब से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा वर्ड इसमें सप्लाई करना है। तो ह्यूमिलिटी वर्ड जो होता है ये हम्बल का नाउन फॉर्म है। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। ही एक्सेप्टेड द ऑनर विद ह्यूमिलिटी,
उसने विनम्रता के साथ सम्मान को स्वीकार कर लिया। इस तरीके से आप ह्यूमिलिटी को यूज कर सकते हो। और याद रखिए हम्बल जो है वो एडजेक्टिव है, ह्यूमिलिटी जो है वो उसका नाउन है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को अपमानित करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना। टू मेक समबडी फील एम्बैरेस्ड, किसी को शर्मिंदा करना, वो कहलाता है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट पे कोटेशन भी बहुत फेमस है। ह्यूमिलिएशन स्कार्स आर डीपर देन द लैश, यानी कि अपमान के घाव कोड़ों की मार से भी ज्यादा गहरे होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। लिटरेचर, लिटरेटर और लॉरिएट, ये तीनों ही वर्ड बहुत ही कॉमन है, बहुत ही फेमस है। लिटरेचर का मतलब तो होता है साहित्य, हिंदी में इसको साहित्य कहते हैं। और लिटरेचर को अगर बहुत शॉर्ट में डिफाइन करें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एनी कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क इज कॉल्ड लिटरेचर। लिटरेचर की अगर फॉर्म्स की बात करें तो इसके फॉर्म्स में पोइट्री है, प्रोज है, ड्रामा है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, वो सारे ही लिटरेचर के ही रूप होते हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो इसको पढ़ा जाता है लिटरेटर। लिटरेटर का मतलब होता है अ मैन ऑफ लेटर्स, साहित्यकार, यानी कि वन हु हैज नॉलेज अबाउट लिटरेचर, वन हु इज इंटरेस्टेड इन एंड नॉलेजेबल अबाउट द लिटरेचर, यानी साहित्य के बारे में ना सिर्फ दिलचस्पी रखता है बल्कि साहित्य का बहुत ज्ञान भी उसके अंदर समाया हुआ है, उसी को ही हम लिटरेटर कहते हैं। स्पेलिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। लिटरेचर में देखिए सिंगल टी है, जबकि लिटरेटर में यहां पर डबल टी है। और यहां लास्ट में देखिए लिटरेचर में URE है, जबकि यहां पर EUR आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है लॉरिएट, बल्कि इस वर्ड को अगर हम पोइट लॉरिएट कहें तब ये ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। यूके का कल्चर था कि वहां पर एक पोइट लॉरिएट अपॉइंट होता था। 17वीं सेंचुरी से ये वहां एक कस्टम ऐसा बना, एक ऐसा चलन में आया कि वहां पर जितने भी जो बहुत ही रिमार्केबल जो पोइट्स होते थे उनमें से किसी भी एक पोइट को वो पोइट लॉरिएट चुन लिया करते थे। और आपने पढ़ा भी होगा कि 1668 में सबसे पहले जॉन ड्राइडन को ऑफिशियली पोइट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था और उनका जो टेन्योर था वो लगभग 21 ईयर्स तक चला था, यानी 1668 से शुरू हुआ था और 1689 तक ये उनका टेन्योर रहा था। इसके अलावा और भी कई पोइट जो हैं वो पोइट लॉरिएट रहे हैं और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का भी नाम आता है, इसमें एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का नाम आता है, इसमें रॉबर्ट साउदे का भी नाम आता है, टेड ह्यूज का भी नाम आता है। ये सारे ही पोइट जो हैं पोइट लॉरिएट रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा गवर्नमेंट और गुमे, गवर्नमेंट एंड गुमे। ये जो पहला वर्ड है गवर्नमेंट जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये गवर्नमेंट वर्ड जो है ये नेगेटिव सेंस में आता है। एक वर्ड आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ग्लूटन, तो ये जो ग्लूटन वर्ड है उसका मतलब होता है पेटू, और ये गवर्नमेंट वर्ड उसी का ही सिनोनिम है, इसका मतलब भी पेटू, यानी कि वन हु ईट्स अ लॉट। वही दूसरा वर्ड जो है गुमे, ये खाने का पारखी होता है, उसको खाने की बहुत नॉलेज होती है। इसको आप कह सकते हो कि भोजन प्रेमी, जो दूसरा वर्ड है, ऊपर वाला तो पेटू कहलाएगा, ये वर्ड कहलाता है भोजन प्रेमी, मतलब भोजन का इसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत नॉलेज रखता है, हर प्रकार के भोजन की इसको काफी नॉलेज रहती है, तो ये वर्ड कहलाता है गुमे। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा एनेस्थीसिया और यूथेनेसिया एंड एनेथीमा, 3 वर्ड हैं इस सीरीज में। तो पहला वर्ड देखिए एनेस्थीसिया जो है वो एक ऐसी ड्रग होती है, एक ऐसी दवाई होती है जो मेडिकल ऑपरेशन से ठीक पहले 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले पेशेंट को दी जाती है, उसको इंजेक्ट की जाती है ताकि शरीर का वो हिस्सा जहां पर सर्जरी हो रही है ताकि उसको पेन का रियलाइजेशन ना हो, उसको दर्द का एहसास ना हो, तो उसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया। वहीं दूसरा वर्ड आप देखिए यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का मीनिंग होता है मर्सी किलिंग, हिंदी में कहते हैं दया मृत्यु। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इनक्यूरेबल डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, यानी लाइलाज बीमारियों को झेल रहे हैं और वो खुद भी मौत चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा करने की इजाजत उस देश की सरकार नहीं देती है। हालांकि कुछ मुल्कों ने इसको इजाजत दे भी दी है। इस मर्सी किलिंग के लिए ही जो वर्ड होता है वो कहलाता है यूथेनेसिया।
नेक्स्ट वर्ड इज एनेथिमा। एनेथिमा का मतलब होता है अकर्स, अभिशाप, बेन भी कह सकते हो उसको आप। कर्स और बेन, अभिशाप। रेशियल प्रिजुडिस इज एन एनेथिमा टू मी, यानी कि जो नस्लीय भेदभाव है वो हम सब के लिए एक अभिशाप है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, इम्पेचुअस, और दूसरा वर्ड कहलाता है इम्पेटस। इम्पेचुअस का मतलब होता है हेस्टी, जल्दबाज। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम बिना किसी सोचे समझे उसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं, जिसके लिए बाद में हमें पछताना भी पड़ता है। थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले सोच लीजिए। तो अगर आप नहीं सोचते हैं तो आप इम्पेचुअस कहलाते हैं। वहीं दूसरा वर्ड आता है इम्पेटस। तो इम्पेटस का मतलब होता है टू एनकरेज समबडी, टू मोटिवेट समबडी, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को प्रेरणा देना, किसी की गति को बढ़ाना, किसी की संवेग को बढ़ाना। टू गेन इम्पेटस। इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट हैव टू गेन द इम्पेटस। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने उत्साह को, अपने प्रेरणा को, अपने उत्साह को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, पेंडेंट एंड पेडेंटिक। अब ये जो वर्ड मैंने पेंडेंट पढ़ा है, इस वर्ड को भी काफी मिसप्रोनाउंस किया जाता है। इसको पेंडेंट की बजाय इसको महिलाएं अक्सर पेंडल कहती हैं। पेंडल नहीं होता, ये सही वर्ड इसका पेंडेंट है। महिलाएं एक ऑर्नामेंट पहनती हैं, अपने एक नेकलेस पहनती हैं, गले में एक चेन डालती हैं और चेन में एक पेंडेंट भी डालती हैं। उस चेन में एक लॉकेट टाइप का डालती हैं, पेंडेंट डालती हैं, उसी को ही हम पेंडेंट बोलते हैं। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ ज्वेलरी और एन ऑर्नामेंट। स्त्रियों के आभूषण में ये गिना जाता है पेंडेंट। वहीं पेडेंटिक जो वर्ड है, पेडेंटिक, ये एक नेगेटिव मीनिंग देता है। पेडेंटिक का मतलब होता है पांडित्य, यानी ऐसा व्यक्ति जो बाल की खाल निकालता है, छोटी छोटी बातों में भी कमियां दिखाता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अपने ज्ञान का बहुत आडंबर करता है। तो ऐसे इंसान को हम पेडेंटिक कहते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। अब मुझे इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल लाइफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।